Hello student, welcome back. Now we will discuss the remaining case study of chapter number 2, that is forms of business organization. So case study number 20 is page number 105. So case study is which clause of memorandum define the powers of the company. वो कौन सा क्लॉज है मेमोरेंडम में, जो क्लॉज दिए जाते हैं वो कौन सा क्लॉज है जिसमें कंपनी की पावर्स डिफाइन होती हैं. तो वो है ऑब्जेक्टिव क्लॉज. ऑब्जेक्टिव क्लॉज में कंपनी की पावर्स के बारे में डिस्कस होता है कि उन कंपनी किस तरह की पावर्स को एंजॉय करेगी, क्या क्या पावर्स किस के पास है, वो सब ऑब्जेक्टिव क्लॉज में होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? बेसिकली मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ अ अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी हैज़ टू रिसीव. वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कंपनी को रिसीव करना है बिफोर इशूइंग द शेयर इशू करने से पहले मिनिमम अमाउंट मिल जाना चाहिए कंपनी को. और जो मिनिमम अमाउंट सेट कर रखा है सेबी ने वो है 90% ऑफ अमाउंट कैपिटल का, शेयर कैपिटल का रिसीव हो जाना चाहिए, वो भी 120 डेज़ के अंदर, 120 दिन के अंदर, और 90% अमाउंट रिसीव हो जाना चाहिए, तभी कंपनी शेयर इशू कर सकती है. उसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. नेक्स्ट इज 25, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस गिव ऑल द राइट्स इवन टू माइनर मेंबर. वो कौन सा बिजनेस है जिसमें माइनर को भी बिजनेस राइट्स मिल जाते हैं? वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बर्थ से ही मेंबरशिप मिल जाती है. जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बर्थ लेता है उसे तुरंत मेंबरशिप मिल जाएगी. ठीक है, सारे राइट्स मिल जाते हैं. और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, which feature of partnership bind all partner to the agreement signed by the partner. यानी वो कौन सा फीचर है पार्टनरशिप का जो सारे के सारे पार्टनर्स को बाइंड अप करता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट सब पर बाइंड हो जाता है. अगर कोई भी एक पार्टनर किसी आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सब पर बाइंड हो जाएगा. तो कौन सा फीचर है पार्टनरशिप का? वो है म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी में ये होता है कि वेन एवर एनी पार्टनर्स साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर इट विल बी बाइंड ऑन द अदर पार्टनर्स. सब लोगों पर बाइंड अप हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, टीचर ऑफ योर स्कूल फॉर्म्ड अ सोसाइटी टू बाय लैंड एंड कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स. तो टीचर्स हैं आपके स्कूल के, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई कि वो ज़मीन खरीदेंगे और उस ज़मीन पर फ्लैट्स बनाएंगे और वो सारे टीचर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो वो किस तरह की सोसाइटी है? तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी हाउसिंग सोसाइटी. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें फ्लैट्स वगैरह बनाकर मेंबर्स को बेच दिए जाते हैं. एक प्लॉट खरीदा जाता है, सब लोग पैसे जमा करके एक प्लॉट खरीदते हैं, फिर इसके बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन होता है और सब्सिडाइज रेट में, बहुत नॉमिनल अमाउंट में, और वो इजी इंटरेस्ट पर, इजी लोन पर अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, इट इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स और डिवेंचर. ये एक इन्विटेशन है और पब्लिक को इन्विटेशन करा जा रहा है कि वो शेयर और डिवेंचर्स कंपनी के सब्सक्राइब करें, ठीक है, ख़रीदें, और टू मेक डिपॉजिट इन द कंपनी, और कंपनी में वो पैसा डिपॉजिट कराएं. तो वो होता है प्रॉस्पेक्टस. बेसिकली प्रॉस्पेक्टस है जनरल इन्विटेशन दैट इनवाइट्स द इन्वेस्टर्स टू अप्लाई और बाय शेयर ऑफ द कंपनी. ठीक है, उन्हें इंड्यूस करते हैं कि आप हमारे शेयर खरीदिए. तो प्रॉस्पेक्टस होता है. प्रॉस्पेक्टस से थ्रू एक इन्विटेशन होता है जनरल पब्लिक को, उन्हें इन्वाइट करा जाता है सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन द कंपनी. नाउ पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 38, हु आर यूजली द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं कंपनी के? तो फर्स्ट डायरेक्टर हमेशा वो होते हैं जो मेमोरेंडम पर साइन करते हैं. तो बेसिकली द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर जो साइन करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर कहलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, नेम द डॉक्यूमेंट विच ऑथराइजेज अ पब्लिक कंपनी टू स्टार्ट इट बिजनेस. वो डॉक्यूमेंट बताइए जिसमें पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. तो वह है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता ही
पब्लिक कंपनी अपना काम स्टार्ट कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी को सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलती है, वो प्राइवेट कंपनी अपना काम वर्किंग स्टार्ट कर देती है। उसको 2 स्टेजेस में ही, प्रमोशन स्टेज एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और उसके अलावा ये सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट, ये सारी चीज़ें को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके वो बिज़नेस करेगी। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या है? बेसिकली इट इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन और इट शुड बी completed within the framework. So it is a declaration to state that all the legal requirement are completed. तो ये एक डिक्लेरेशन है कि जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीटेड हैं और जो रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं वो लीगली कंप्लीटेड है, उसमें कोई भी फ्लॉज या क्लॉज या किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं है, सब चीज़ सही प्रॉपर वे में प्रोवाइड करी जा रही है। तो ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है। ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन डायरेक्टर साइन करते हैं, जब वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि वाट एवर द इंफॉर्मेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज़ करेक्ट और लीगली एश्योर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सूटेबल फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस। अब ये बताएं कौन सा फॉर्म, बिजनेस का कौन सा फॉर्म इस तरह के बिजनेस को चलाने में काम आएगा और क्यों। जैसे ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी पार्लर एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। और क्यों सोल प्रोप्राइटर? बिकॉज उसमें पर्सनल टच की ज़रूरत पड़ती है। ब्यूटी पार्लर के अंदर पर्सनल टच की ज़रूरत पड़ेगी, जो उसको ओपन कर रहा है वो पर्सनली उसको अच्छी तरह से मैनेज करेगा। नंबर 2, स्मॉल रिटेल आउटलेट। स्मॉल रिटेल आउटलेट्स भी सोल प्रोप्राइटरशिप ही फर्म है और इसमें क्योंकि छोटा जो स्मॉल वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, स्मॉल रिटेल आउटलेट, इसमें छोटे से कैपिटल, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। नेक्स्ट होटल। होटल जो होते हैं बड़े अच्छे अमाउंट में खोले जाते हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनी हो गया। इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और मैनेजरियल स्किल्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये प्राइवेट कंपनी हो गया। शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल जो होते हैं वो पब्लिक कंपनी होते हैं, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, बिल्डअप, पहले ज़मीन खरीदनी पड़ती है, फिर इसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, लोगों को हायर करा जाता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन ओपनिंग सच शॉपिंग मॉल्स। तो ये एक पब्लिक कंपनी हो गया। नाउ 5th इज़ मीडियम साइज ट्रेडिंग कंसर्न। मीडियम टाइप ट्रेडिंग कंसर्न है तो ये पार्टनरशिप हो सकती है। सो पार्टनरशिप एज इट रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर पर्सन, क्योंकि इसमें ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी इसीलिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, अ पर्सन हु लैंड इज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक ऐसा पर्सन बताइए जो अपना नाम दे रहा है, ठीक है, अपनी गुडविल दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, तो वो होते हैं आपके नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अपना नाम दे देते हैं, अपनी गुडविल और अपनी रेपुटेशन के बिहाफ पर उनको हेल्प करते हैं ताकि बैंक से और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल जाए। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल बट डज नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। वो पर्सन बताइए जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है लेकिन बिजनेस फर्म में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कभी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देगा, वो पैसे लगा देगा पार्टनरशिप फर्म में। थर्ड इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। वो डॉक्यूमेंट बताइए जिसमें पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सारी टर्म्स एंड सारी कंडीशंस लिखी रहती हैं पार्टनरशिप की, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है, सैलरी कितनी दी जाएगी, ये सब चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहती है। नाउ नेक्स्ट इज अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल पार्टिसिपेट इन द बिजनेस बट हुज आइडेंटिटी इज़ नॉट डिस्क्लोज टू आउटसाइडर। तो ऐसा पर्सन जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है
और बिज़नेस में भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता कि वो भी एक पार्टनर है, तो वो कहलाता है सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो पैसे लगाता है और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी लोगों को नहीं पता होती। नाउ पेज नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 45, नेम द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करे जाते हैं? एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जितनी भी इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं वो कंपनी की मेंशन होती हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में ये बताया जाता है कि कितने शेयर इशू करे जाएंगे, कितने अमाउंट तक के शेयर इशू करे जाएंगे। फिर है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कितने हैं ये भी लिस्ट प्रोवाइड करी जाती है। रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर का रिटन कंसेंट, वो डिक्लेरेशन देंगे दैट वी विल बाय द नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर। हम नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर खरीदेंगे और हम फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं और MOA में हम साइन करेंगे, तो ये एक रिटन कंसेंट हो गई। फिर इसके बाद नोटिस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का नोटिस बताना पड़ेगा, ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है और ये हमने रजिस्ट्रार से अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया है। और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन वही जो मैंने अभी बताया, एक डिक्लेरेशन दैट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव प्रोवाइडेड इज़ करेक्ट और लीगल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, अ पर्सन हु लैंड इज नेम एंड गुडविल टू द बेनिफिट अ पार्टनरशिप फर्म। एक पर्सन जो अपना नेम लैंड कर रहा है, गुडविल लैंड कर रहा है पार्टनरशिप को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। फिर वही नॉमिनल पार्टनर, वो नेम देता है खाली, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है, और ना ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद द लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज़। एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिसमें बहुत कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का कोई भी कंपल्शन नहीं होता है रजिस्ट्रेशन कराने का, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन के और बहुत थोड़े से पैसे से, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल से वो बिज़नेस खोला जा सकता है, इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप का इसका आंसर हो गया। नाउ सी, एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेंबर्स एसोसिएट टुगेदर टू प्रमोट म्यूचुअल गोल एंड वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो म्यूचुअल गोल को लेके चलती है और अपने मेंबर्स की हेल्प करती है, ठीक है, वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कुछ मेंबर्स मिलकर खोलते हैं और एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं, म्यूचुअल हेल्प, और ये इनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव, और अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो दिस इज़ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री टू विच मैन्युफैक्चरिंग बैटरी ऑपरेटेड कार बिलोंग्स टू। वो बताइए, वो इंडस्ट्री बताइए जिसमें बैटरी से चलने वाली कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये हो गई जॉइंट स्टॉक कंपनी। बहुत बड़ा हैवी कैपिटल चाहिए, बहुत बड़ा प्लांट चाहिए इस तरह की बैटरी ऑपरेटेड कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जॉइंट स्टॉक कंपनी ही अरेंज कर सकती है। तो इसका आंसर हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 6, द बिजनेस एसेट ऑफ अ कंपनी आर वर्थ 70,000। कंपनी के जो बिजनेस एसेट हैं वो 70,000 के हैं, बट द डेप्ट रिमेन अनपेड आर वर्थ 1 लाख। लेकिन जो डेप्ट चुकाया नहीं है वो है 1 लाख। एसेट है उनके पास 70,000 के, लेकिन जो उधार हैं, जो डेप्ट है, जो कर्ज है, वो 1 लाख का है। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन द क्रेडिटर टेक इन द फॉलोइंग केस। तो क्रेडिटर इस केस में क्या स्टेप लेंगे? तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन इज इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो क्रेडिटर क्या करेंगे? तो क्रेडिटर कैन क्लेम द डेप्ट फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर से अपने डेप्ट वसूल सकते हैं। कैसे वसूल सकते हैं? दे कैन क्लेम फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को से क्लेम कर सकते हैं। उससे कहेंगे आप अपनी प्रॉपर्टी बेचिए और हमारा पैसा चुकाइए, ठीक है। सो क्रेडिटर में क्लेम फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर। तो क्रेडिटर हमेशा पर्सनल प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं प्रोप्राइटर की। द ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप फर्म विद A and B
टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर ए और बी हैं और जिन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में इक्वली बांटने का डिसीजन लिया है। इस वाली कंडीशन में भी बताना है कि कंपनी के पास 70,000 पैसे हैं, 70,000 रुपीज़ हैं फर्म के पास एसेट्स, और जो कर्ज है वो 1 लाख का है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए ए एंड बी आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल टू पे बैक। ए और बी दोनों मिलकर जॉइंटली उस डेप्ट को चुकाएंगे। बोथ आर रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं डेप्ट को चुकाने के लिए। जब पार्टनरशिप फर्म बनी थी दोनों ने डिसाइड करा था कि दैट वी आर लायबल टू पे डेप्ट आल्सो एंड शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और डेप्ट भी चुकाएंगे, तो ये दोनों को मिलकर ये डेप्ट चुकाना पड़ेगा। एंड इफ़ वन ऑफ द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है देन द अदर इज़ लायबल, तो अदर को पे करना पड़ेगा। यानी एक के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हर सोर्सेज से हमने देख लिया, तो दूसरा वाला वो कर्ज चुकाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन वन आइडेंटिटी फ्रॉम द नेम ऑफ अ कंपनी दैट वेदर इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। यानी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके नेम से। तो द फर्स्ट देखिए, द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी ऑलवेज एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर ये है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसका नाम हमेशा उसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आना चाहिए। अगर कंपनी के में प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा आ रहा है इट मीन्स वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे भुवन प्राइवेट लिमिटेड, भुवन के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी है। उसी तरह निरमा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आ रहा है, इट मीन्स ये भी प्राइवेट है। फिर आता है पब्लिक के बारे में, द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी ऑलवेज एंड विद वर्ड लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी के हमेशा एंड में लिमिटेड वर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड ये पब्लिक कंपनी है, और बजाज ऑटोमोबाइल लिमिटेड ये भी पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो जितनी भी पब्लिक कंपनी है उनके नेम के एंड में लिमिटेड वर्ड आना चाहिए, और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए। अगर कोई कंपनी जिसका नाम लिखा है जैसे कि XYZ लिमिटेड, तो हम उसको पब्लिक कंपनी मानेंगे, प्राइवेट कंपनी नहीं, क्योंकि उसमें प्राइवेट वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द मेंबर ऑफ अ कंपनी सिटिंग इन अ जनरल मीटिंग वर किल्ड बाय अ बॉम्ब, वाज द कंपनी वाउंड अप। यानी सारे मेंबर कंपनी के बैठे हुए थे और उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया गया। क्या कंपनी वाउंड अप हो जाएगी? नहीं, कंपनी वाउंड अप नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया था परपीचुअल सक्सेशन, कंपनी का जो एक फीचर होता है वो है परपीचुअल सक्सेशन, कि मेंबर्स में कम और गो, मेंबर आएंगे जाएंगे। डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट चेंज इज आइडेंटिटी, डज नॉट चेंज इज वर्किंग। ठीक है, जितने भी मेंबर्स उनकी डेथ हो जाए कुछ भी हो जाए कंपनी चलती रहेगी। सो नो, इसमें आंसर है नो कंपनी इन्जॉय इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस इन्जॉय करेगी, क्योंकि कंपनी हमेशा डिस्टिंक्ट होती है, सेपरेट आइडेंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर। एंड द लाइफ एंड डेथ ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट, और जो लाइफ और डेथ है मेंबर्स की वो कभी भी कंपनी को इफेक्ट नहीं करती, उसकी एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, अ कंपनी गॉट इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 24 अगस्त 2010। कंपनी ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 24 अगस्त 2010 में मिला। ठीक है, 24 अगस्त 2010 में कंपनी को अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, एंड डेट इज़ रिटन एज 22 अगस्त, और जो डेट है वो 22 की लिखी हुई है। मिला है 24 को, लेकिन उस कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में 22 लिखी हुई है। तो कंपनी अलॉट सम शेयर ऑन 23, कंपनी ने जो शेयर्स थे वो 23 को अलॉट कर दिए। इज़ द अलॉटमेंट वैलिड, क्या अलॉटमेंट वैलिड है? अलॉटमेंट वैलिड है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में 22 की डेट दे रखी है। चाहे उन्हें 2 दिन बाद मिला हो, लेकिन जिस डेट से इनकॉर्पोरेशन की डेट जो भी डेट होती है उसी डेट से ही कंपनी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकती है। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में 22 दे रखी है, तो 22 और उसके बाद वाली डेट से वो स्टार्ट कर सकती है। इसलिए उसने 23 को शेयर्स अलॉट करे, तो इसका मतलब वो शेयर अलॉट कर सकती है।
22 के बाद शेयर अलॉट कर सकती है। ठीक है, चाहे आपको वो सर्टिफिकेट बहुत बाद में मिला है, 24 को मिला है, उससे कुछ मतलब नहीं है। जिस डेट जो भी डेट मेंशन हो रही है उस सर्टिफिकेट में, वहाँ से उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा यस इट इज़ वैलिड, ये वैलिड है। ऑल्दो द रजिस्ट्रार इशू द सर्टिफिकेट ऑन 24, ये वैलिड है चाहे रजिस्ट्रार ने 24 को ये सर्टिफिकेट इशू करा हो, बट ऑन द सर्टिफिकेट, लेकिन सर्टिफिकेट के ऊपर 22 अगस्त की डेट रिटन है। सो इन द आई ऑफ लॉ की आई में, ठीक है, कानून की नज़र में, द कंपनी वॉज रजिस्टर्ड ऑन 22 अगस्त, तो कंपनी 22 अगस्त को रजिस्टर्ड है। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज़ द कंक्लूसिव एविडेंस, और जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये कंक्लूसिव एविडेंस है, वो शो कर रहा है कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट है वो 22 की है। सो ये लीगल है और इस तरह से कंपनी अपने काम को, अपनी एग्जिस्टेंस को और अपनी वर्किंग को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 109, केस स्टडी नंबर 11। इफ़ कंपनी एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है टू पे इट्स डेप्ट चुकाने के लिए, देन कैन द बैलेंस बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट ऑफ दिस मेंबर, क्या जो बैलेंस हैं वो रिकवर्ड हो जाएगा अपने मेंबर के प्राइवेट एसेट से। तो देखिए इसमें बताया गया कंपनी की बात आ रही है, तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं हैं कि वो कर्ज चुका पाएँ, डेप्ट चुका पाएँ। तो कंपनी की एक फ़ीचर होता है कि दैट मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इट मीन्स द लायबिलिटीज़ अप टू द शेयर कैपिटल दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, या अनपेड कैपिटल तक ही होती है इनकी। सपोज़ करिए किसी मेंबर ने शेयर खरीदे 10,000 के और उन्होंने सिर्फ 7,000 रुपये ही दिए, 3,000 रुपये नहीं दिए, तो 3,000 रुपये तक की लायबिलिटी है, और कंपनी का लॉस चाहे करोड़ों में लाखों में हो जाए वो ये मेंबर नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ कंपनी गॉट रजिस्टर्ड विद एन इलीगल ऑब्जेक्ट, एक कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है और वो भी उसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इलीगल हैं, तो कैन द रजिस्टर्ड भी क्वेश्चन, क्या रजिस्ट्रार को या रजिस्ट्रेशन को क्वेश्चन करा जा सकता है? तो देखिए इसमें है नो, नहीं, क्योंकि जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी का तो कंपनी की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाती है और वो अपने वर्किंग को चला सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया नो, द रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन नहीं हो सकता। इफ़ द रजिस्ट्रार्स हैव ऑलरेडी इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया है रजिस्ट्रार ने तो फिर क्वेश्चनिंग नहीं होगी। नाउ पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 16, अ बिजनेस एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अमाउंट्स टू 50,000, एक कंपनी है उसके जो बिजनेस एसेट्स हैं वो 50,000 हैं, बट द डेप्ट दैट रिमेन अनपेड आर 80,000, लेकिन जो डेप्ट है, जो कर्ज है 80,000। ये भी रिपीटेड केस स्टडी है, वही कि कंपनी के एसेट्स तो कम हैं लेकिन कर्ज ज़्यादा है। तो इसमें क्या क्या देखिए, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन द क्रेडिटर टेक, कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन क्रेडिटर ले सकते हैं, जिन्होंने उधार दिया है ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग, वो क्रेडिटर क्या एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एसेट्स ऑफ द ओनर के एसेट्स से वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन क्लेम ओवर द पर्सनल एसेट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर एज इज लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस के एसेट्स तो बेचने ही पड़ेंगे, और अगर वो भी कम पड़ गए तो अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसी में, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पार्टनरशिप फर्म, और ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टनरशिप फर्म है। अगर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म है तो जितने ही पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअली दोनों मिलकर उस कर्ज को, उस डेप्ट को चुकाएंगे। अगर उनमें से कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेकंड पार्टनर सारे के सारे डेप्ट को चुकाएगा। नाउ नेक्स्ट केस स्टडीज क्वेश्चन नंबर 17, किरण इज़ अ सोल प्रोप्राइटर, किरण एक सोल प्रोप्राइटर है, अपना खुद का बिजनेस है
Over the past decade, her business has grown from operating a neighborhood corner shop selling accessories such as artificial jewelry. और कुछ डिकेड से उसका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बैग्स, हेयर क्लिप्स, नेल आर्ट प्रोवाइड कराती है रिटेल चेन को विथ 3 ब्रांचेस। उसकी 3 ब्रांचेस है उस सिटी में, ठीक है। रिटेल बिजनेस है और 3 ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस से ये सारे सामान जगह जगह शॉप्स को पहुंचाती है। ऑल्दो शी लुक्स आफ्टर द वेराइड फंक्शन इन ऑल द ब्रांचेस, और सारी ब्रांचेस में खुद ही अकेले जाकर सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। शी इज़ वंडरिंग वेदर शी शुड फॉर्म अ कंपनी फॉर बेटर मैनेजमेंट। उसने सोचा क्यों ना मैं एक कंपनी खोल लूँ कंपनी, और क्योंकि सारा काम वो खुद नहीं कर पा रही है तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस के बारे में सोच रही है। बेटर मैनेजमेंट मिल जाएगा उसे और बिज़नेस भी अच्छा ग्रो करेगा। शी आल्सो प्लान टू ओपन ब्रांचेस कंट्री वाइड, और उसने ये भी डिसाइड कराया कि पूरी कंट्री वाइड ब्रांचेस भी खोलेगी। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ रिमेनिंग अ सोल प्रोप्राइटर। 2 बेनिफिट बताइए अगर वो सोल प्रोप्राइटर ही बनी रहे। तो वो बेनिफिट है कि सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का सारा रिवार्ड सोल बेनिफिशियरी वही होगी, सारा रिस्क वही बियर कर रही है, तो इट मीन्स सारा प्रॉफिट भी उसी का। सेकंड है पर्सनल टच, इसमें पर्सनल टच होता है, अपने बिजनेस को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करा जा सकता है, किसी की इंटरफियरेंस नहीं होती, इसलिए पर्सनल टच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्टिंग इट टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या बेनिफिट है। सो 2 बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्टिंग इनटू द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर, फर्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जॉइंट स्टॉक से लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अरेंज हो सकती है आसानी से, शेयर मार्केट में इशू कर कर, ठीक है, जनरल पब्लिक को इनवाइट कर कर अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। और उसके अलावा जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होगी कंपनी की, तो कंपनी के बिहाफ पर ही सारे एसेट्स खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। और जब डेप्ट की बात आती है तो डेप्ट भी अप टू द शेयर कैपिटल तक ही लिमिटेड होता है। जितनी शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट होगी उतना ही नुकसान होगा, उससे अलावा किसी को पर्सनल एसेट बेचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जबकि सोल प्रोप्राइटर में क्या है कि अगर कोई लॉस हो गया तो लॉस बिजनेस के एसेट्स तो बेचने ही पड़ेंगे और पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर लॉस हुआ तो बिजनेस के एसेट्स ही बेचे जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी में ही, व्हाट रोल विल हर डिसीजन टू गो नेशन वाइड प्ले इन हर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे उसका वो डिसाइड कर वो डिसीजन लेना चाह रही है कि वो नेशनल वाइड बिजनेस खोलना चाहती है, तो क्या रोल है उसका। देखिए, इफ़ शी हैज़ प्लान टू गो नेशन वाइड देन शी विल हैव टू मैनेज हर फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर वो नेशनल वाइड अपने इस बिज़नेस को मेंटेन करना चाहती है तो अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से हटकर उसे जॉइंट स्टॉक बिजनेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लीगल फॉर्मेलिटीज़ विल शी हैव टू अंडरगो टू ऑपरेट बिजनेस एज अ कंपनी। अब बताइए कौन कौन सी उसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस खोले। सो देखिए, इसमें गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ेगी, बिना इस सर्टिफिकेट से वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। सेकंड, गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी उसे चाहिए। इफ़ शी प्लान टू ऑपरेट एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना है, क्योंकि वो ऑपरेट करना चाहती है ना, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को उसे निभाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें ये अपॉइंट प्रोफेशनल, फिर उसके बाद उसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, ब्रोकर्स को हायर करना पड़ेगा जो अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं। और प्रिपेयर वेरियस डॉक्यूमेंट्स, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जैसे प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ही वो जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल सकती है जो नेशन वाइड काम करेगी, डिफरेंट ब्रांचेस खोले जाएंगे। नाउ पेज नंबर 112। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अ कंपनी अटैच्ड इट्स ड्रेनेज सिस्टम विद अ नियर बाई कैनल। कंपनी ने अपना ड्रेनेज सिस्टम एक नियर बाई कैनाल, नहर में
जोड़ दिया, जो भी वेस्ट निकलता है कंपनी का वो एक पाइप के थ्रू उस नहर में जोड़ दिया है। सो दैट द वेस्ट डायरेक्टली गोज़ इन द कैनाल, वो इसलिए करा है ताकि सारा वेस्ट कैनाल में चला जाए, विदाउट अफेक्टिंग द लोकल एरिया, और लोकल एरिया को कोई भी इफेक्ट ना पहुँचे। विच वैल्यू आर मिसिंग, कौन सी वैल्यू मिसिंग है? देखिए यह है स्प्रेडिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। देखिए ये गंदगी ज़रूर वो एक तरह से नीचे ड्रेनेज सिस्टम से नहर में ज़रूर डल रहा है, लेकिन एक तरह से वाटर पॉल्यूट तो कर ही रहा है, ठीक है, इसमें वाटर पॉल्यूशन हो गया। थ्रोइंग अनट्रीटेड वेस्ट, क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्टली जो वेस्ट है वो नहर में डिस्चार्ज कर रहा है, जबकि उसे क्या करना चाहिए, जो वेस्ट वाटर है उसे ट्रीट करना चाहिए, पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, टॉक्सिन्स इम्प्योरिटीज़ उसमें निकालने के बाद ही उसे डिस्चार्ज करना चाहिए। सो थ्रोइंग अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल विच मे कॉज डैमेज टू फिशेस, इससे क्या होगा, अनट्रीटेड वेस्ट से फिशेस को बहुत नुकसान होगा। अफेक्ट द हेल्थ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हु विल ड्रिंक द वाटर, जो भी एनिमल और बर्ड्स उस पानी को पिएंगी उनको भी बहुत हेल्थ हजार्ड्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज इरिगेशन विद दैट लैंड विल स्पॉइल द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, और इरिगेशन जब होगी इस तरह के पानी से, क्योंकि नहर का पानी है, नहर के पानी से इरिगेशन सिंचाई होती है, अगर सिंचाई होगी तो उससे भी क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी और सॉइल की फर्टिलिटी भी बेकार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग स्पाइस एडल्ट्रेट्स स्पाइसेस एंड सेल एट अ लो प्राइस, एक फर्म है जो मसाले बेचती है और वो मसालों में मिलावट करती है, एडल्ट्रेशन करती है और सस्ते दामों में बेचती है, ठीक है, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में और शॉप्स में और होटल्स में। व्हाट वैल्यू आर बीइंग वायलेटेड, कौन सी वैल्यू वायलेट हो रही है, ठीक है। तो देखिए हार्मिंग द हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ करा जा रहा है, कंज्यूमर्स की से खिलवाड़ करा जा रहा है, और वो डिश जो है ना, जो बन रही है खाने पीने की चीज़, वो ख़राब मसालों से बन रही है, तो ख़राब मसालों से उनकी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट हो सकता है। वायलेशन ऑफ एंटी एडल्ट्रेशन लॉ, एडल्ट्रेशन इज़ नॉट परमिटेड, एडल्ट्रेशन परमिटेड नहीं है, ठीक है, अनएथिकल काम नहीं करेंगे जबकि ये कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और बायर्स को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता ही नहीं रहे कि मसालों में इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, एडल्ट्रेशन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 113, द पार्टनरशिप ऑफ अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, तो पार्टनर्स जो हैं पार्टनरशिप फर्म के वो आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर फेवरिंग हिम पर्सनली, और वो उनमें से एक पार्टनर अपने फेवर के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, और वो अदर पार्टनर्स के बारे में सोच नहीं रहा है लेकिन अपने बारे में सोच रहा है। व्हाट वैल्यू इज इग्नोर्ड, कौन सी वैल्यू वो इग्नोर कर रहा है, तो वो है वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की वैल्यू को वो वायलेशन कर रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप जो बनती है वो ऑनेस्टी पर बनती है, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रीच ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल जो ट्रस्ट है वो ब्रीच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक फ़ीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी जब भी होती है जब सारी चीज़ें क्लियर हों, जब म्यूचुअल एजेंसी को फॉलो नहीं करा जा रहा है तो इसका मतलब ब्रीच ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक। नेक्स्ट नॉट गिविंग फुल डिस्कशन, और वो फुल डिस्क्लोज़र भी नहीं दे रहे हैं, पूरा चीज़ें हाइड करके चल रहा है, यानी इसका मतलब ये है नॉट गिविंग फुल डिस्क्लोज़र का मतलब है वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 28, मेंशन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ मेंबरशिप, अपर और लोअर लिमिट बतानी है मेंबरशिप की, जैसे जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अपर और लोअर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, कितने ही मेंबर हो सकते हैं, और जो लोअर लिमिट है वो 2 मेल मेंबर्स, 2 एडल्ट मेल मेंबर्स बनकर मिलकर इस तरह के बिजनेस को खोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200। उसके अलावा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर होने चाहिए, ऐसे 10 मेंबर जिनका सिमिलर इंटरेस्ट हो वो खोल सकते हैं, और मैक्सिमम में इसमें कोई लिमिट नहीं होती कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अमूल में, अमूल एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में उसमें बहुत ज़्यादा मेंबर है, लिमिटेड अनलिमिटेड। नेक्स्ट इज अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड अंडर NSE, एक ऐसी कंपनी बताइए जो NSE में लिस्टेड है, उसके
मिनिमम मेंबर कितने होंगे और उसमें मैक्सिमम कितने होंगे। तो मिनिमम 7 चाहिए, ठीक है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो लिस्टेड है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम में इसमें कोई लिमिट नहीं होती। सो वी हैव कवर्ड ऑल द केस स्टडीज़ रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।